हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम। हम नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जिसकी नर्सिंग अभी खत्म हुई है, वो कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। जिन्होंने स्टार्ट कर दी है और नर्सिंग के जो लास्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके दिमाग में ये होता है कि इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इम्पोर्टेंट स्टडी सब्जेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है आप यहाँ पर देख लीजिए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। आपको नर्सिंग की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए तो पेपर 100 मार्क्स का होगा, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के हो गए, ठीक है। आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को रीड कैसे करना है, आप जब भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रीड कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ओवरव्यू लेना है, ठीक है। आपने जो भी मान लीजिए आप GI सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले GI सिस्टम की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है सबसे पहले आपको उसको समझना है। उसके बाद आपको GI सिस्टम की थियरी पढ़नी है, उसके बाद आपको उसको MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब भी आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ो सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ो, उसके बाद जो भी डिसऑर्डर है, जो भी डिजीज कंडीशन है उसको पढ़ो, और उसके बाद उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। मैंने यहाँ पर फार्मा क्यों लिखा है, क्योंकि आप जब भी MSN पढ़ो तो साथ साथ में फार्माकोलॉजी पढ़ो, क्योंकि जो भी डिसऑर्डर है उसकी आपको ड्रग ऑफ चॉइस वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रैक्टिकल सर है उसमें हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जब सबसे पहले आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ो, उसके बाद MSN पढ़ो, और उसके बाद उसकी फार्माकोलॉजी, उस डिजीज में हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं वो सब आप एक साथ में ही कंप्लीट करो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारे नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर होती है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये प्रोसीजर है, उसमें नर्सिंग का स्टेप क्या होगा, ठीक है, इन्फेक्शन है, वो अलग अलग तरह के टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले वीडियो में हम जितने भी नर्सिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने चाहिए उसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है OBG एंड पीडियाट्रिक्स। OBG और पीडियाट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम बोल सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। OBG जब भी आप पढ़ो तब OBG के बाद ही आप पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ो, क्योंकि आपने OBG में जो भी पढ़ा है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपके लिए वो हेल्प करेगा। अब आपकी जब भी OBG आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग और आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की आपको थियरी पहले अच्छी तरीके से समझती हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग को क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको क्या पढ़ना है, जो भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो भी स्कीम या गवर्नमेंट ने लागू की है उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, वो उससे नॉर्मली पीपल को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है, वो स्कीम क्या कब लॉन्च की है, वो सभी आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है। मान लिया आपने रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लागू किया है, स्कीम है, उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, आपको वो सभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका जो भी मटेरियल है वो अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका मटेरियल को आपको अपडेट करना है, ठीक है। और आपका इन सभी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप और सब्जेक्ट मान लीजिए न्यूट्रिशन है, नर्सिंग रिसर्च है, वो सभी आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले आप ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को फोकस करना है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैसे होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है और सिंपल से आंसर होता है, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। सिंपल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मान लीजिए 50% क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते तो वो टॉपिक रिपीटेड होता है कि ये टॉपिक में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है।
अगले है एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ये भी आजकल एग्जाम में बहुत आने लगे हैं एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन। तीसरे है मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपको वो भी पूछ सकता है। और हेल्थ टीचिंग वाले पेशेंट, मान लीजिए पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो नर्स इसको हेल्थ टीचिंग दे रही है तो क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको पूछ सकता है। चौथे है एनसीलेक्स टाइप प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको क्या होता है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको कोई डिजीज कंडीशन या कोई कंडीशन दे देता है और आपको उसमें से प्रायोरिटी चूज करनी है कि इस कंडीशन में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और आजकल एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब पहले के एग्जाम में नहीं आते थे, मगर अभी रिसेंटली तो 3-4 साल से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक आपको फोटो दे देता है तो फोटो किसका होता है, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट का नेम पूछ सकता है, यूज़ पूछ सकता है, कोई डिजीज कंडीशन दे दी उसका साइन सिम्टम पूछ सकता है, उस डिजीज कंडीशन का आपको नाम पूछ सकता है, वो सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं, कोई डिजीज कंडीशन कोई प्रोसीजर है उसको आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। एक एक करके हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन कैसा होता है, सिंपल क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन एक पूछ लेता है, उसका आंसर भी सिंपल होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50% क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए आपका 100 मार्क्स का एक एग्जाम का पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 50 क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊँ तो 20 से 25 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में रिपीटेड होते हुए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हो गए तो वो क्वेश्चन किस टॉपिक में आया है, वो टॉपिक तो हर एक एग्जाम में रिपीटेड होते ही है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर जो प्रीवियसली हुआ है उसमें देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन कैसा होता है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है कि सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नॉन एज। सीरम हेपेटाइटिस को हम कौन से नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी और ऑप्शन डी है बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो सीरम हेपेटाइटिस को हम हेपेटाइटिस बी के नाम से जानते हैं, तो आपका यहाँ पर बी वाला आंसर है वो राइट है। दूसरे क्वेश्चन हमने आगे बात की कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में मेनली क्या होता है, आपको यहाँ पर एक इमेज दे देता है और उसको पूछता है कि आइडेंटिफाई दिस इमेज, ये इमेज को आप पहचानिए। तो आप इसको आप देख सकते हो कि ये इमेज किसकी है। आपका ऑप्शन ए है रिड्यूस, ऑप्शन बी है रिसाइकल, ऑप्शन सी है रीयूज और ऑप्शन डी है रेडिएशन। तो ये इमेज है रेडिएशन की इमेज है, तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट है। इस इमेज की जगह आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूछ ले, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ पूछ ले, कोई भी प्रोसीजर का फोटो दे दे, तो आपको वही सभी क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम बात करें कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है। तो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन में एक आपको शॉर्ट वीडियो दे देता है, उसमें कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी साइन सिम्टम डिजीज के है, कोई भी डिजीज कंडीशन आपको पूछ सकता है, वो सभी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन कोई भी बुक या आपके पास कोई भी गाइड है उसमें से एक सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जामिनर जो आपका एग्जाम का पेपर निकलता है वो अपने हिसाब से वो अपन सोच के एक क्वेश्चन बनाता है किसमें नर्स की नर्सिंग ऑफिसर है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन कोई भी बुक या कोई भी आपके पास मटेरियल है उसमें सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको अपने दिमाग के हिसाब से सोच कर आंसर इसका देना होता है। कि आपका एक क्वेश्चन है, अ पेशेंट वो हैज संगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्टेड सडनली एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। क्या यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेशेंट है उसको संगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्ट की गई है और सडनली उसको अचानक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो नर्स से उसकी फर्स्ट एक्शन क्या होगी। इसमें प्रायोरिटी पूछी कि नर्स की सब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विथ मास्क, ऑप्शन बी है कट एंड रिमूव ट्यूब, ऑप्शन सी है एलिवेट द हेड एंड एंड ऑफ द बेड और ऑप्शन डी है लिसन टू द क्लाइंट लंग साउंड। तो पेशेंट को संगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्ट की गई है। ये ट्यूब सबसे पहले हम इंसर्ट कब करते हैं, तो पेशेंट को इसोफेगस और स्टमच में ब्लीडिंग होती है, तो अब संगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब इंसर्ट करते हैं।
और पेशेंट को क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है, तो नर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी उसकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को ठीक करें। तो किसके कारण हो रही है, तो संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट की है उसके कारण हो रही है, तो नर्स सबसे पहले ट्यूब को कट करेगी और रिमूव करेगी। तो आपको यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है वो राइट है, कट एंड रिमूव ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट टाइप क्वेश्चन। आजकल सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये फेमस क्वेश्चन है ऐसा हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है और लास्ट में एक्सेप्ट दे देता है। इसका मतलब क्या होता है कि 3 ऑप्शन सही है क्वेश्चन में और एक ऑप्शन गलत है। आपको जो गलत वाला है वो आपको चूज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज आर एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के सभी कॉज है, एक को छोड़कर आपको वो एक नहीं है, गलत है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। आपके ऑप्शन है इनएडेक्वेट फाइबर इनटेक, ऑप्शन बी डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन सी लेक्सेटिव एब्यूज और ऑप्शन डी डिक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टालिटी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है लेक्सेटिव एब्यूज, वो कॉन्स्टिपेशन का कॉज नहीं है। तो आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन के भी कई क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वाल्व इन रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज में हार्ट का मोस्ट कॉमन कौन सा वाल्व अफेक्ट होता है। आपके ऑप्शन है अयोटिक, ऑप्शन बी माइट्रल, ऑप्शन सी पल्मोनरी और ऑप्शन डी ट्राइकस्पिड वाल्व। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में माइट्रल वाल्व अफेक्टेड होता है, तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम ज़्यादा ले सकते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक क्वेश्चन में ऑप्शन के भी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑल ऑफ द करेक्ट रिगार्डिंग पेप्टिक अल्सर। इसमें पेप्टिक अल्सर के रिगार्डिंग कौन कौन से यहाँ पर सही है वो आपको पता करना है। आपके ऑप्शन ए है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज एच पाइलोरी, ये राइट है। ठीक है, पेन ऑफन रिलीव्ड बाय इनडाइजेशन ऑफ फूड, तो वो भी राइट है। बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2 सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, वो भी राइट है। ठीक है, कलन एंड क्रेक टर्नर साइन सीन इन पेप्टिक अल्सर, तो ये गलत है। ये साइन किस में देखने को मिलते हैं, कलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन वो हमें पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ पर ए बी और सी ये सही है, ए बी और सी। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम आता है कि हम टॉपिक को रीड कैसे करें। मान लीजिए आपको मेडिकल सर्जिकल रीड कर रहे हो, सबसे मैंने आपको आगे बताया कि आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सबसे पहले आप मान लो जीआई सिस्टम पढ़ रहे हो, सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ो, जीआई सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन आते हैं वो सभी आप पढ़ो। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझो कि वर्क में स्ट्रक्चर क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है। उसके बाद आप डिजीज कंडीशन रीड करो। डिजीज कंडीशन रीड करने के बाद क्या करना है, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसमें से वो टॉपिक में जितने भी एमसीक्यू है वो तभी के तभी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये हो गई जिसकी नर्सिंग अभी ख़त्म हुई उसके बारे में बात। और जब नर्सिंग की उसकी रनिंग है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, तो आपको क्या करना है, आपके नर्सिंग में जो भी आप सेकंड ईयर में है तो आपके मैंने आगे बताया कि वो सब्जेक्ट आप कौन सी ईयर में कौन सा सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट जो आता है उसको आपको पहले अच्छी तरीके से थियरी पढ़नी है। ठीक है, थियरी में आपको क्या सभी पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, कोर्स पढ़ना है, पैथोफिजियोलॉजी, साइनर सिम्टम मैनेजमेंट पढ़ना है। आपको वो थियरी सबसे पहले पढ़नी है। उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक आपको परचेस करनी है। उसके बाद उस बुक में से थियरी पढ़नी है और बुक में से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिनकी नर्सिंग अभी रनिंग है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके बारे में ये बात है। जिसकी नर्सिंग खत्म हो गई है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, वो इसको पढ़ना है। आगे हम बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो बुक में हम बात करें तो पी आर यादव के नाम की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है।
ये बुक है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जैसी 2 बुक आती है। वॉल्यूम 1 में थियरी है और वॉल्यूम 2 में एमसीक्यू है। ठीक है, दूसरी बुक आप प्रीफर करना चाह रहे हो तो टारगेट हाई बहुत अच्छी बुक है, उसमें एमसीक्यू और थियरी दोनों है। सबसे पहले आप इन दोनों बुक को रीड कीजिए, उसके बाद कोई बुक प्रीफर कीजिए। मैंने बुक पर्सनली यूज़ की है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। थियरी के लिए आप बुक यूज़ करना चाहते हो तो एनकेलेक्सांडर की दोस्तों बहुत अच्छी बुक है। सबसे पहले आप एनकेलेक्सांडर आपके पास बुक है या पीडीएफ है या कोई नोट्स वगैरह है, सबसे पहले आप एनकेलेक्सांडर में से MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से बहुत शॉर्ट रिव्यू में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसके बाद और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जैसे कि साइकाट्रिक नर्सिंग है, OBG है, वो सभी आप उस बुक में से पढ़ सकते हो, मगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे पहले आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेक योर सेल्फ नोट। आपको जो भी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है उसमें टॉपिक में से आपको अपने हिसाब से अपने सेल्फ नोट बनाने हैं कि मुझे इस टॉपिक में एक क्वेश्चन, एक टॉपिक में से एक वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपको अपने हिसाब से उसको एक पेज में लिख देना है कि ये ऐसा ऐसा एक्सप्लेनेशन उसमें लिख देना है। ठीक है, आपकी जब भी प्रिपरेशन हो जाए या आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पास लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, तो आपको मिनिमम जितने हो सके उतने आपको पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक नॉट सेट का आप पेपर देने जा रहे हो, उसके पहले आपको पेपर सॉल्व करके जाना है। ठीक है, मिनिमम 20 आपको 20 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आप कौन कौन से एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व कर सकते हो, एम्स नॉट के प्रीवियसली जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं, ESIC के और RRB के, ठीक है, BFUHS के कर सकते हो, निमांस के भी आप कर सकते हो, और जितने भी स्टेट में स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं, इवन आप CHO के पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें से मिल जाते हैं। आगे हम बात करें तो हमारी तरफ से आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा और फ्री मटेरियल भी मिलेगा। वो कहाँ पर मिलेगा, आपको हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, वहाँ पर आपको सभी मिल जाएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर देना है। ठीक है, आप जो भी टेस्ट दे रहे हो इसका सॉल्यूशन आप जरूर करें। ऐसा नहीं बोल रहा हो कि मेरा टेस्ट ही दीजिए, आप कोई भी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो तो आपने टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में मार्क्स जो भी आए उसके बाद आपको सॉल्व करना है कि मैंने यहाँ पर गलती की, एक क्वेश्चन में इस टॉपिक में मैंने गलती की थी, वो गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, टेस्ट की वजह से आपका क्या होगा, जो जितने भी आप टेस्ट दोगे, जितने भी आप MCQ सॉल्व करोगे, उसकी अपनी MCQ सॉल्व करने की जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी वजह से आप नर्सिंग के एग्ज़ाम में कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर पाओगे। आपके पास टाइम है, वो आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, हमारी तरफ से दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने एक ई-बुक PDF बनाई हुई है। आप अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप PDF पढ़िए। उसमें से दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने PDF बनाई है। आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एक बुक की प्राइस है 99 रुपीज़ और उसके साथ आपको 2 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी।